अमेरिका अब वेनेजुएला से निकल के यूरोप की ओर बढ़ रहा है और इस बार निशाने पे है ग्रीनलैंड। अब देखो कि आज से 2 दिन पहले यानी कि संडे को प्रेसिडेंट ट्रंप एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट में ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की, अनेक्स करने की बात करते हैं। इसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी सहयोगी की वाइफ कैटी मिलर एक्स पे एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो ग्रीनलैंड के मैप में अमेरिकन कलर को शो करते हैं। सबसे पहले आप प्रेसिडेंट ट्रंप के ये बयान को सुनिए। It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you that. हालांकि इस बयान के बाद आप देखो कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर इस प्रेसिडेंट ट्रंप के इस स्टेटमेंट का विरोध किया गया और ग्रीनलैंड का साथ दिया गया। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का इमीडिएट एक बयान आया और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस स्टेटमेंट की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अलग करके ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने का जो सपना देख रहा है उसको भूल जाए और जो ये कल्पना कर रहा है अपनी कल्पना को बंद करे। इसके अलावा जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टिमर ने भी बड़े साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और बिना ग्रीनलैंड के लोगों की मंजूरी के ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग नहीं किया जा सकता। आप देखो जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ग्रीनलैंड का साथ दिया। इसके अलावा जो बाल्टिक स्टेट है, नॉर्डिक स्टेट हैं, वो भी ग्रीनलैंड के पक्ष में खड़े हुए दिखे। यानी कि हम देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ जो यूरोप है ग्रीनलैंड को लेके आपस में एक दूसरे के विरोध में दिखते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि जहां पे नाटो के बीच में इस तरह से हमें दो पक्ष दिखते हैं या फिर अमेरिका और यूरोपियन स्टेट के बीच में अलग अलग मत दिखते हैं। इससे पहले आप देखो कि रशिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ यूक्रेन के मुद्दे पे, जहां पे यूरोपियन यूनियन एक मत से बोल रहे थे और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे अलग मत रख रहे थे। तो खैर ग्रीनलैंड को लेकर दोनों के बीच में एक बार फिर से जो विवाद है वो गहरा गया है। तो अब हम ये समझते हैं कि ग्रीनलैंड को लेके आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप इतने इच्छुक क्यों हैं? ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि ग्रीनलैंड को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी उत्सुकता दिखा रहे हैं? अगर ग्रीनलैंड की लोकेशन को देखें तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक सी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है और यूं कहूं कि वॉशिंगटन और मॉस्को के भी बीच पड़ता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा है और इस आर्कटिक काउंसिल में आप देखो कि अमेरिका, कनाडा, रशिया के अलावा जो 4 नॉर्डिक स्टेट हैं उसका भी ग्रीनलैंड पार्ट है। लेकिन इस आर्कटिक काउंसिल के अंदर एकमात्र ग्रीनलैंड ऐसा एक टेरिटरी है जो कि डेनमार्क की सॉवरेनिटी के अंदर आती है। यानी कि एकमात्र ऐसी टेरिटरी है जो सॉवरेन नहीं है और वो डेनमार्क के हिस्से में आती है। और डेनमार्क, क्योंकि मैंने बताया कि आर्कटिक के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, तो ऐसे में इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते ग्रीनलैंड आज के समय में बड़ी पावर्स के बीच पे प्रतिस्पर्धा का सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आप देखो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक आइलैंड है और ग्रीनलैंड का जो एरिया अराउंड 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसका जो मोर देन 80% जो हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ है और इसीलिए जो बाकी का हिस्सा है उसमें बड़ी छोटी सी पॉपुलेशन, लगभग 55,000 के आसपास पॉपुलेशन निवास करती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड एकमात्र ऐसा देश है पूरे आर्कटिक काउंसिल के अंदर जो एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, यानी कि वो डेनमार्क के हिस्से के अंदर आता है। और डेनमार्क की लोकेशन के कारण जो अमेरिका है, अमेरिका ग्रीनलैंड के प्रति इतनी उत्सुकता दिखा रहा है और ग्रीनलैंड जो अपनी लोकेशन के चलते ही पूरी की पूरी जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है उसकी जो बड़ी पावर्स है उनके बीच में प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। इसको समझने के लिए कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को कैप्चर कर पाएंगे, कि क्या ये ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कुछ और विकल्प भी हैं। इसके अलावा इन विषयों पे हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि वर्तमान में ग्रीनलैंड की सिचुएशन क्या है। अगर मैं ग्रीनलैंड की सिचुएशन की आज की बात करूं तो आज ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और पूरी तरह से ऑटोनॉमी है, यानी कि ग्रीनलैंड पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने मामलों को देखता है, अपने मामलों के प्रति जो निर्णय है वो ले सकता है। अगर मैं ग्रीनलैंड के थोड़े से इतिहास की बात करूं तो अराउंड 12th सेंचुरी के पास जो ग्रीनलैंड के जो थुले पीपल्स हैं वो आके ग्रीनलैंड में बसना शुरू होते हैं। इसके बाद आप देखते हो कि यूरोप के अंदर कॉलोनियलिज्म का पीरियड शुरू होता है और यूरोप बाहर अपनी जाके कॉलोनीज बनाना शुरू करती है। तो इसी पीरियड के दौरान
आप देखो कि 1721 के अंदर एक मिशनरी, डेनमार्क की एक मिशनरी थी, वो मिशनरी 1721 में ग्रीनलैंड के अंदर जाके बसते हैं और वर्तमान में जो ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है नूक, वहां पे जाके अपनी पहली सेटलमेंट बनाते हैं। यानी कि पहली बार जो 1721 में डेनमार्क की जो प्रेजेंस है वो ग्रीनलैंड में हमारे को दिखती है। उसके बाद आप देखो कि 1778 तक आते आते 1780, 1775, 1780 तक आते आते जो ग्रीनलैंड के अंदर, ग्रीनलैंड की भले ही चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ट्रेड हो या फिर वहां का रिलीजन हो, इसके ऊपर डेनमार्क के लोगों की मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाती है और डेनमार्क जो फॉरेन पावर्स कंपीट कर रही थी उन फॉरेन पावर्स को ग्रीनलैंड से बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसके बाद हम आते हैं 20th सेंचुरी के अंदर। अब 20th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो टाइम आता है वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर के अंदर 1953 में ग्रीनलैंड के इतिहास में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वो बदलाव क्या कि डेनमार्क 1953 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बड़ा चेंज करता है। वो चेंज ये कि अभी तक जो ग्रीनलैंड डेनमार्क की एज ए कॉलोनी था, उसको पहली बार कॉलोनी का स्टेटस चेंज करके पहली बार उसको किंगडम ऑफ डेनमार्क का इंटीग्रल स्टेट बनाया जाता है और उसके बाद से 1953 के बाद से लगातार जो डेनमार्क है ग्रीनलैंड को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवा रहा है। इसी क्रम में 1978 के अंदर हम देखते हैं कि होम रूल एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के तहत जो ग्रीनलैंड के लोगों को पहली बार एक गवर्नमेंट और उनको पार्लियामेंट दी जाती है और आज भी यही स्थिति है कि डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसके 31 मेंबर हैं और उनका हर 4 साल के बाद इलेक्शन होता है। यानी कि 1978 में इस होम रूल एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोगों को यह राइट दिया जाता है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स को पूरी तरह से स्वतंत्र होकर उसको गवर्न कर सकते हैं। इसके बाद आप देखो इस कड़ी के अंदर ग्रीनलैंड को और स्वतंत्रता दी जाती है और 2009 के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के तहत, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस एक्ट के तहत डेनमार्क ग्रीनलैंड के लोगों को यह अधिकार देता है कि जब ग्रीनलैंड के लोगों को लगे, जब भी उनको यह महसूस हो कि वो डेनमार्क से अलग होकर स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वो इसके लिए पूरी तरह से आजाद हैं। ये निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हालांकि इस निर्णय को लेने की जो प्रोसेस है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैं बता दूं कि अगर ग्रीनलैंड के लोगों को लगता है कि वो डेनमार्क से अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले वहां पे ग्रीनलैंड के अंदर रेफरेंडम होगा और अगर रेफरेंडम इस बात के पक्ष में जाता है तो फाइनली डेनमार्क की जो संसद है वो इसके तहत कानून को पास करेगी। यानी कि जो डेनमार्क की संसद है वो ग्रीनलैंड के लोगों के इस निर्णय को वीटो नहीं कर सकती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी अड़चन पैदा नहीं कर सकती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के लोगों को जो ऑटोनॉमी दी गई है पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, इसके अलावा आप देखोगे कि 2005 के अंदर डेनमार्क एक ऑथराइजेशन एक्ट पास करता है जिसके तहत ग्रीनलैंड के जो लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी थर्ड कंट्री के साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट कंक्लूड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि ग्रीनलैंड का अपना एक विदेश मंत्रालय भी है, यानी कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, डेनमार्क के बिना इंटरफेरेंस के वो अपना कार्य कर रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को पूरी तरह से राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की। ग्रीनलैंड की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? अब आप देखो कि ग्रीनलैंड का जो एक बड़ा हिस्सा है, जो उसकी फिशिंग इंडस्ट्री है, फिशिंग इंडस्ट्री पे उसकी डिपेंडेंसी है। यानी कि ग्रीनलैंड का जो एक बड़ा जो निर्यात के अंदर जो हिस्सा आता है वो फिशिंग सेक्टर पे पूरी तरह से निर्भर है। इसी के चलते ही आप देखो कि ग्रीनलैंड अपने इकोनॉमिक मामलों के अंदर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो डेनमार्क पे है। डेनमार्क की अगर मैं बात करूं तो डेनमार्क से अराउंड जो ग्रीनलैंड की जो जीडीपी है उसका जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा, और ये बड़ा हिस्सा हो जाता है। ग्रीनलैंड की जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा डेनमार्क से उसको एज ए ग्रांट के रूप में दिया जाता है और एक जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन से भी बिना किसी शर्त के ग्रीनलैंड को इकोनॉमिक मदद प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड भले ही राजनीतिक तौर से वो स्वतंत्र हो, अपना एक पूरी तरह से ऑटोनॉमी उसको मिली हुई है कि वो स्वतंत्र होकर अपने निर्णय ले सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में उसकी जो डिपेंडेंसी है वो डेनमार्क पे है और यूरोपियन यूनियन पे है। क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क पे आर्थिक रूप से पूरी तरह से निर्भर है, इसीलिए ग्रीनलैंड के लोग अगर चाहे भी तो वो डेनमार्क से अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो डेनमार्क से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो चाहकर भी डेनमार्क से अलग नहीं हो सकते।
क्योंकि क्योंकि आप देखो, एक तो उनकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, डेनमार्क से बड़ा हिस्सा उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया जाता है एज ए ग्रांट। और दूसरा, डेनमार्क से आप देखो कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्डिक वेलफेयर सिस्टम का हिस्सा है। नॉर्डिक वेलफेयर सिस्टम, नॉर्डिक वेलफेयर सिस्टम का मतलब क्या है कि आप देखो कि इन कंट्रीज के अंदर उनकी जो एजुकेशन हो या फिर उनका हेल्थ सेक्टर हो, उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मदद की जाती है। और ग्रीनलैंड ये भली भांति जानता है कि अगर वो डेनमार्क से अलग होता है तो ये जो वेलफेयर सिस्टम जो उसको सपोर्ट मिल रही है वो बंद हो जाएगी, और डेनमार्क से या फिर यूरोपियन यूनियन से जो उसको इकोनॉमिक ग्रांट मिल रही है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए डेनमार्क के ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से अलग होने पे विचार नहीं करते हैं, यानी कि वो चाह के भी उससे अलग नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड को जो आर्कटिक रेस है, आर्कटिक रेस का केंद्र क्यों बनाया गया है? अब देखो, ग्रीनलैंड की हमने बात की कि वो आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा है, यानी कि आर्कटिक जो उसकी स्थिति है वो आर्कटिक सी में है। इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दशकों से जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ने की वजह से जो आर्कटिक सी की आइस है वो आइस लगातार पिघल रही है। और कुछ क्लाइमेट एक्सपर्ट की अगर माने तो क्लाइमेट एक्सपर्ट का ये मानना है कि 1978 के बाद से प्रत्येक दशक में लगभग 10 से 12% जो आर्कटिक सी है वो पिघल रही है। और इसीलिए 2030 तक उनका अनुमान है कि आर्कटिक अपना फर्स्ट आइस फ्री डे देख सकता है, और ये बड़ा एक चिंताजनक विषय है। आईपीसीसी का भी यही मानना है। आईपीसीसी का कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की जो दर है 2 डिग्री के आसपास जो स्टेबल रहती है, तो इस सदी के अंत तक 40% तक ये अनुमान है कि आर्कटिक सी में जो सितंबर का मंथ है वो आइस फ्री हो सकता है। तो यानी कि एक तो आइस फ्री जो लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जो बर्फ पिघलने की वजह से, एक तो पहला तो जो ग्रीनलैंड के अंदर जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, आप देखो कि ग्रीनलैंड के अंदर विशाल भंडार हैं रिसोर्सेज के, जो मिनरल्स हैं उसके जो भंडार हैं विशाल भंडार है, जैसे कि ग्रेनाइट हो, चाहे वो आपका यूरेनियम हो, चाहे वो आपके रेयर अर्थ मिनरल्स हो। अब देखो कि अगर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो चाइना इसका खिलाड़ी है। चाइना को इसमें महारत है, और अमेरिका ये भली भांति जानता है। अमेरिका जानता है कि चाइना लगभग 60 से 70% के आसपास जो चाइना है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे कंट्रोल करता है। तो अगर अमेरिका चाहता है इसको जो डाइवर्सिफाई करने का, कि उसकी जो रेयर अर्थ मिनरल्स में जो चाइना पे डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी पे उसको तोड़ना चाहता है, तो इसीलिए पहला तो वो जो ग्रीनलैंड के जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यही एक कारण है कि वो ग्रीनलैंड को कैप्चर करने पे विचार कर रहा है। दूसरा आप देखो कि बर्फ पिघलने से जो ट्रेड रूट्स हैं, जो शिपिंग रूट्स हैं आर्कटिक सी के अंदर, वो भी डेवलप हो रहे हैं। अभी तक क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है तो ऐसे में शिपिंग जो रूट्स हैं वो बंद थे, क्योंकि वो वहां की बर्फ पिघल रही है, तो ऐसे में शिपिंग ट्रेड रूट्स भी बढ़ रहे हैं। और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांस आर्कटिक रूट। अगर बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने से ट्रांस आर्कटिक रूट खुलता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। लेकिन यहां पे एक जो ट्विस्ट है वो ये कि स्मूथ ट्रांजिशन के लिए लंबे समय तक उस क्षेत्र का आइस फ्री होना जरूरी है। लेकिन फिर भी आर्कटिक सी पे ये एक विकल्प खुलता है कि अगर वहां पे जिस तरह से बर्फ पिघल रही है तो ट्रेड रूट्स पे अगर कंट्रोल करने के लिए ही अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाना चाहता है। दूसरा आप देखो कि ग्रीनलैंड की आप अगर लोकेशन की हम बात करें तो वो जैसा हमने बताया कि वो पोलर रीजन का हिस्सा है, पोलर रीजन के अंदर पड़ता है। पोलर रीजन के अंदर होने की वजह से जो ग्रीनलैंड है वो जो उसका लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड पे है। क्योंकि वो हाई लैटिट्यूड पे है इसीलिए वहां से जो सर्विलांस करना बड़ा आसान हो जाता है, चाहे वो स्पेस सर्विलांस हो, चाहे वो अर्ली मिसाइल वार्निंग हो, वो बड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए आप देखो कि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में वहां पे 1951 में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ अपना एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका का वहां पे एक बेस स्टेशन है, मिलिट्री बेस स्टेशन है, पिटविक बेस स्टेशन, जो आज भी कार्यरत है। हालांकि कोल्ड वॉर के बाद हालांकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी गिरी थी, लेकिन फिर अब जिस तरह से आर्कटिक सी में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है तो एक बार फिर जो अमेरिका है उस मिलिट्री बेस के अंदर अपनी प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ा रहा है। तो पहला तो हमने बात की कि वहां पे जो अनटैप्ड मिनरल्स हैं वो अमेरिका
हथियाना चाहता है। दूसरा कि उसका जो सिक्योरिटी रीजन है वो कि वो उसकी वजह से जो उस पूरे के पूरे हिस्से पे चाहे वो सर्विलांस के लिहाज से सिक्योरिटी के लिहाज से अमेरिका के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड के अंदर भले ही खनिजों के भंडार हो, लेकिन जो समस्या है वो है कि उनको एक्सट्रैक्ट करना। ग्रीनलैंड की जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, वो बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, तो ऐसे में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना माइनिंग के लिए काफी मुश्किल है। इसीलिए ग्रीनलैंड फॉरेन पावर्स को लगातार इनवाइट कर रहा है कि वो वहां पे जाके इन्वेस्ट करें। आप देखो कि 2019 के अंदर उसने अमेरिका के साथ, 2023 के अंदर यूरोपियन यूनियन के साथ एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है कि वो अमेरिका और यूरोपियन जो यूनियन के जो देश हैं वो वहां पे जाके ग्रीनलैंड के अंदर जाके इन्वेस्ट करेंगे और माइनिंग सेक्टर के अंदर जाके इन्वेस्ट करेंगे। अब इसके अलावा चाइना का एक बड़ा रोल है। चाइना, जैसे आपको पता ही होगा कि जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वहां पे चाइना की प्रेजेंस, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे चाइना भी प्रेजेंट होगा। 2010 के बाद से जो चीन है, चीन लगातार अपना ग्रीनलैंड के अंदर प्रभाव बढ़ा रहा है। वहां पे जो माइनिंग सेक्टर है उनको एक ऑफर दे रहा है, उनके अंदर निवेश कर रहा है। इसके अलावा 2018 के अंदर चीन की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, चीन की स्टेट ओन्ड कंपनी को ग्रीनलैंड के अंदर 3 एयरपोर्ट को डेवलप करने का एक टेंडर मिला। बड़ी डेवलपमेंट थी। और अमेरिका, क्योंकि हमने बात की कि अमेरिका तो अपनी प्रेजेंस वहां पे चाहता है, अमेरिका ने डेनमार्क पे ये दबाव बनाया कि वो चीन को ये टेंडर कैंसिल करके ये इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में खुद इन्वेस्ट करे, और हुआ भी ऐसा है। यानी कि भले ही चाइना अपनी प्रेजेंस वहां पे कोशिश कर रहा हो बढ़ाने की ग्रीनलैंड के अंदर, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है चीन को डेनमार्क पे दबाव बना के चीन को बाहर निकालने की, और चीन को बाहर निकाला भी जा रहा है। यानी कि अमेरिका इस प्रयास के अंदर सफल भी हो रहा है। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया के केस में अगर हम देखें तो अमेरिका को चीन के अलावा इस पूरे रीजन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो रशिया से है, और रशिया आर्कटिक सी के अंदर अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ा भी रहा है। अब देखो, आर्कटिक सी के साथ साथ रशिया यूरोप के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। अब देखोगे कि रशिया के जो नेबर हैं यूरोप के अंदर, चाहे वो फिनलैंड हो, स्वीडन हो, पोलैंड हो, आप देखो कि लगातार उन पे भी खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए 2022 में जब यूक्रेन पे अटैक किया गया रशिया के द्वारा, तो वेस्टर्न्स जो सैंक्शंस इंपोज किए गए रशिया के ऊपर, उसका ग्रीनलैंड ने समर्थन किया। यानी कि वो भी डेनमार्क के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, और डेनमार्क और जो अमेरिका है वो मिलके रशिया को भी इस रीजन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर अमेरिका डेनमार्क के साथ मिलके काम कर रहा है और वो चाइना और रशिया को इस पूरे रीजन से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और डेनमार्क अमेरिका के साथ मिलके काम कर रहा है, तो क्यों अमेरिका लगातार ग्रीनलैंड पे और डेनमार्क पे उसको कैप्चर करने का, ग्रीनलैंड को अनेक्स करने का दबाव बढ़ा रहा है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि अमेरिका चाहता है कि वो ग्रीनलैंड पे इस तरह का दबाव बना के वहां से ग्रीनलैंड के साथ जो डील हो इकोनॉमिक माइनिंग क्षेत्र के अंदर, तो उसमें काफी जो रियायतें हैं वो अमेरिका के पक्ष में हो। अमेरिका का पर्पस ये है, और इसी वजह से लगातार ग्रीनलैंड पे और डेनमार्क पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब मुख्य जो सवाल है वो ये कि क्या ये संभावना है कि ग्रीनलैंड के लोग रेफरेंडम के जरिए अमेरिका से जुड़ने का समर्थन करेंगे? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अमेरिका ग्रीनलैंड को ऑफर कर रहा है, ऑलरेडी ग्रीनलैंड को उससे ज्यादा डेनमार्क से रिसीव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, जिस तरह से डेनमार्क ग्रीनलैंड को सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है, उसी तरह से जो अमेरिका है, अमेरिका पैसिफिक ओशन के अंदर, आप देखोगे पैसिफिक ओशन के अंदर जैसे कि पलाओ, माइक्रोनेशिया, या फिर जो आपकी मार्शल आइलैंड है, उन कंट्रीज की जो डिफेंस की जिम्मेवारी है, उन कंट्रीज में डिफेंस की जिम्मेवारी अमेरिका के पास है। ये जो राष्ट्र है पैसिफिक ओशन में, ये इंडिपेंडेंट राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, बावजूद इसके अमेरिका इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है, यानी कि जो डिफेंस है, वो अमेरिका संभालता है। इसीलिए अमेरिका इनको ऑफर करता है कि वो अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर बेरोक टोक घूम फिर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका है वो इन पैसिफिक कंट्रीज को सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क से कई गुना ज्यादा वो ऑलरेडी रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका इन पैसिफिक कंट्रीज को अमेरिका में घूमने फिरने का परमिट करता है, तो क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो डेनमार्क के जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, ग्रीनलैंड के लोग पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर
कहीं पे भी जो है वो फ्रीली उनको परमिट है कि वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं। दूसरा, जो डेनमार्क से जो सब्सिडी मिलती है, डेनमार्क से जो सब्सिडी मिलती है ग्रीनलैंड को, जो पर कैपिटा जो सब्सिडी है वो 5 से 6 गुना है अगर हम कंपेयर करते हैं अमेरिका से सब्सिडी जो मिलती है पैसिफिक आइलैंड को। तो ऐसे में क्यों जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो डेनमार्क से छोड़ के आजाद होके वो अमेरिका के साथ जुड़ना चाहेंगे? इसका एक बड़ा और भी कारण है कि डेनमार्क, जैसे हमने पहले भी बात की, कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को एज ए कॉलोनी रूल नहीं करता, एज ए कॉलोनी उसको गवर्न नहीं करता है। लेकिन इसीलिए, और यही एक बड़ा कारण है कि जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो डेनमार्क के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, जुड़ के रहना चाहते हैं। दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये संभावना है कि अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ग्रीनलैंड को अनेक्स करे? तो इसका भी सीधा सा जवाब है नहीं। इसकी वजह ये है कि भले ही ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा ना हो, क्योंकि वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का हिस्सा है, तो ऐसे में अगर कभी अमेरिका इस कदर तक ये एक्शन लेता है, मिलिट्री एक्शन लेता है ग्रीनलैंड में, तो नाटो के अंदर एक बड़ी दरार उत्पन्न होने का बड़ा खतरा है। तो ऐसे में अमेरिका भली भांति जानता है कि अगर नाटो के अंदर इतनी बड़ी दरार खड़ी होती है तो इसका सीधा सा फायदा रशिया को मिलेगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। तो अब सवाल है कि अमेरिका के पास विकल्प क्या है? ऐसे में अमेरिका जो एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका के पास यही विकल्प है, और यही सही ठीक भी होगा कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके और खासकर डेनमार्क के साथ मिलके जो ग्रीनलैंड की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का भार या फिर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी को और बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो हमने बात की पेसिफिक बेस स्टेशन है, वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकता है, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके वहां पे जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर दोनों मिलके ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के उन अनटैप्ड रिसोर्सेज को बाहर निकाल के पूरे ग्रीनलैंड के साथ साथ जो उनकी सप्लाई चेन है रेयर अर्थ मिनरल्स की, उस सप्लाई चेन को डाइवर्स कर सकते हैं, यानी कि चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, और यही एक व्यवहारिक सॉल्यूशन भी है। इसके अलावा अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि वो रशिया से, जैसा कि उन्होंने अलास्का छीना दबाव डाल के, अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी या फिर डेनमार्क के ऊपर दबाव डाल के वो ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बना लेंगे, तो इस दबाव के आगे झुकने वाला जो ग्रीनलैंड है वो नहीं है और ना ही डेनमार्क। तो बेहतर यही होगा कि दोनों मिलके इस पूरे रीजन को कोऑपरेट करके चले, ताकि इस रीजन की सुरक्षा के साथ साथ जो नाटो की जो सुरक्षा है उसको बनाया जा सके। धन्यवाद।